स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तर भारत और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। खबर उन्नाव से है, जहां असोहा ब्लॉक में डिप्थीरिया के मामलों में तेजी बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले कुछ दिनों में इस संक्रामक रोग से 10 बच्चे प्रभावित हो चुके हैं, जिसमें से कई की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। इन बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। डिप्थीरिया एक बैक्टीरियल संक्रमण है जो मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करता है। इस बीमारी के कारण गले में सूजन, बुखार और सांस लेने में कठिनाई जैसी समस्याएं होती हैं। डिप्थीरिया के प्रसार को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक व्यापक अभियान भी चलाया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को नियमित टीकाकरण करवाएं। नाम है आपका? अच्छा, आपका ये बच्चे भर्ती है, आपका कौन है आपकी? भतीजी भाई की। अच्छा, क्या हुआ, क्या दिक्कत आई? इसको बुखार आ रहा है और इसके मुंह में छाले निकल रहा है। ज़्यादा तेज बुखार नहीं है, कम ही है, लेकिन छाले निकल आए तो इसके हलक में दर्द। डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने तो कुछ भी नहीं बताया, बस ये ग्लूकोज लगा के गए और इंजेक्शन लगाया था उधर वाली इमरजेंसी में, बस। और अभी तो कुछ भी नहीं बताया गया हमको। अब कैसी कंडीशन है? ठीक है, अभी नहीं, ग्लूकोज लगा के सो रही है, बस। कैसी कंडीशन में है? कहाँ की रहने वाली है आप? वुहान। क्या नाम है आपका? प्रशांत सिंह। अच्छा, कहाँ से आए रहने वाले? कुमर्रा। खाना कौन सा लगता है? सोहरा में। आपके बच्चे यहाँ के भर्ती हैं, कौन कौन भर्ती जाते हैं? अदर कौन है? ये 2 भतीजे हैं, 2 लड़के हैं। कै लोग भर्ती टोटल? 4 लोग। क्या हुआ, क्या दिक्कत आई? दिक्कत वही गला घोटू वाली चल रही, जो वही दिक्कत है। तो अब इंजेक्शन लग गया है? इंजेक्शन अभी बिल्गो लगाया। कब दिक्कत हुई थी यहाँ? ये दिक्कत आज ही हुई है सुबह। पास के अस्पताल में ले गए थे, वहाँ से रेफर किया, सो वहाँ से यहाँ उन्नाव के लिए। जिला अस्पताल में डिप्थीरिया के मरीजों के लिए वार्ड 1 में एक अलग से क्यूबिकल सुरक्षित कर दिया गया है, जहां इमरजेंसी से मरीज सीधे ही वार्ड 1 में आ जाते हैं और वहीं पे भर्ती होते हैं। कितने मरीज अपने भर्ती हुए? लगभग 10 मरीज भर्ती हुए हैं। अभी 7 मरीज भर्ती हैं। 2 ठीक होके चले गए, 2 यहाँ से रेफर हुए हैं। क्या बचाव के इसके क्या लक्षण हैं, इससे बचाव के? ये बीमारी हाईली कंटीजियस है, बहुत जल्दी फैलता है और ये जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। मतलब खांसी वगैरह हुआ तो बच्चे को, एक बच्चे से दूसरे को, जो संक्रमित बच्चा है उससे नॉर्मल बच्चे को फैल जाता है। इससे बचाव तो है कि बुखार, लक्षण तो सबसे पहले बुखार से ही होता है, तो बुखार वाले बच्चे आपस में संपर्क में ना आए, संपर्क से ही एक दूसरे से फैलते। उत्तर प्रदेश में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर भर्ती की लिखित परीक्षा कल से शुरू होने जा रही है। दोबारा लिखित परीक्षा में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी या पेपर लीक जैसा मामला ना हो, उसको लेकर पुलिस ने पूरी तरह से कमर कस ली है और तैयारियों में पुलिस पूरी तरह से जुट गई है। पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी को लेकर लखनऊ पुलिस में अमित कुमार, संयुक्त आयुक्त कानून व्यवस्था, इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जानकारी भी दी। अखबार के, चाहे न्यूज़ चैनल के माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को अवगत कराएं इस चीज़ को, जो व्यवस्थाएं की गई हैं। और हमें पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि इस बार जो परीक्षा होगी बहुत अच्छे माहौल में होगी, साफ़ सुथरी परीक्षा होगी और जो बच्चे मेहनत करते हैं इसके लिए, उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर होगा ये। इसके अलावा भी हम लोग बीच बीच में आप लोगों की ब्रीफिंग करते रहेंगे, क्योंकि कल पहला चरण शुरू हो रहा है तो ब्रीफिंग है। इसके अलावा भी अगर बीच में कोई चीज़ें आएंगी तो आप लोगों को समय समय बता दी जाएगी। धन्यवाद। भर्ती परीक्षा है, ये पुनः आयोजित की जा रही है और इस बार शुचिता पर, परीक्षा की शुचिता पर पूर्ण गंभीरता उत्तर प्रदेश शासन द्वारा और भर्ती बोर्ड द्वारा दी जा रही है। इस परीक्षा में लखनऊ जनपद के 81 परीक्षा केंद्र सम्मिलित हैं और 81 परीक्षा केंद्रों के लिए 81 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 81 स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए। पहली बार इस परीक्षा के शुचिता को बनाए रखने के लिए
जैसे चुनाव आयोग द्वारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की पुस्तिका कंडक्ट निर्धारित किया जाता है, उसी तरीके से इस बार परीक्षा का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और पूरी एसओपी तैयार की गई है। इस परीक्षा में किसको क्या कार्रवाई करनी है, किसके द्वारा क्या कितना उसको क्या अधिकार दिया गया है, क्या उसकी जिम्मेदारी है, सभी तय कर दी गई है, जिससे कि कोई चूक न होने पावे। परीक्षा केंद्र की पूरी व्यवस्था को तीन स्तरीय 3 लॉक सिस्टम से बनाया गया है, जिसमें केंद्र व्यवस्थापक हैं। केंद्र व्यवस्थापक को जो कक्ष निरीक्षक हैं वो 50% केंद्रों के माध्यम से और 50% कक्ष निरीक्षक जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे कि एक दूसरे के ऊपर उनका नियंत्रण और वॉच कोऑर्डिनेशन स्थापित हो सके। इसी तरीके से स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगाई गई है, जो पूरे परीक्षा केंद्र का मजिस्ट्रियल ड्यूटी का निर्वाह करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि जो एसओपी में दिया गया प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी, प्रत्येक कक्ष निरीक्षक अपनी ड्यूटी करे। साथ ही केंद्र पर हर प्रकार की गतिविधि का नियंत्रण करने के लिए सीसीटीवी कैमरे प्रत्येक कक्ष में और पुनः कक्ष से लेकर के कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। हर कक्ष की निगरानी का, एक स्टूडेंट की गतिविधि का और एक कक्ष निरीक्षक की गतिविधि का कंट्रोल रूम में नियंत्रण है स्थापित है। और वो कंट्रोल रूम जनपद स्तर पर कंट्रोल रूम भी त्रिस्तरीय बनाए गए। परीक्षा केंद्रों का कंट्रोल रूम जनपद कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है। जनपद कंट्रोल रूम एक पुलिस एसीपी के अधीन काम कर रहा है, जो कि हमारे डालीबाग वाले पुलिस ऑफिस में स्थापित है और श्रीमती अंशु जैन उसकी प्रभारी हैं। अंबेडकर नगर जनपद में बुधवार दोपहर युवक घर से पिकअप पर गेहूं लाद कर ले जा रहा था कि रास्ते में गांव की महिलाओं के घर की लटक रही केबल पिकअप से टूट गई। इस पर महिला आक्रोशित हो गई और जबरन तार जोड़ने का दबाव बनाने लगी। युवक केबल जोड़ने पहुंचा और उस दौरान वो करंट की चपेट में आ गया। इससे मौके पर ही युवक की मौत हो गई। परिजनों ने जबरन केबल जुड़वाए जाने पर आरोप लगाते हुए तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। 2 समुदाय के बीच मामला संवेदनशील होने के चलते पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने गांव पहुंचकर लोगों से बातचीत कर माहौल को शांत कराया। झज्जर के लघु सचिवालय में महिला सुरक्षा कानून की मांग को लेकर सर्वे कर्मचारी संघ के नेतृत्व में तमाम कर्मचारी संगठनों ने इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। मिड डे मील यूनियन की जिला प्रधान सरोज दुजाना ने कहा कि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है और हमारी बेटियां पढ़ भी रही हैं और आगे बढ़ भी रही हैं। चाहे डॉक्टर हो, पुलिस हो या कोई भी अन्य विभाग हो, सभी विभागों में महिलाएं काम कर रही हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा की क्या जिम्मेदारी है। आए दिन महिलाओं के साथ बढ़ रहे आपराधिक मामलों को लेकर आज के दिन माता पिता अपनी बेटियों को घर से बाहर भेजने में डरते हैं। कानपुर के कल्याणपुर स्थित प्राचीन सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार कार्यों का गुरुवार को विधायक नीलिमा कटियार ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर के निर्माण कार्य से संबंधित सभी बिंदुओं पर जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान विधायक नीलिमा कटियार ने इस परियोजना के अधिकारी राजीव कुमार डिमरी और अवर अभियंता संजू चौरसिया से कार्यों के संबंध में बातचीत की और निर्माण कार्य के मानक के अनुरूप गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। यहाँ हमारे कल्याणपुर के लिए ही केवल नहीं, कानपुर ये पूरा आसपास का जो क्षेत्र है, ये जहाँ हम खड़े हैं, ये भगवान सोमनाथ जी का मंदिर है। और गुजरात के बाद जिन भगवान सोमनाथ जी की बात होती है तो वो कानपुर के इसी मंदिर की बात होती है। और जिस तरह से वहाँ जो भगवान सोमनाथ विराजे थे गुजरात में, उनको हमलों का सामना करना पड़ा था, वैसे यहाँ जो हमारे भगवान विराजे हैं, यहाँ भी बहुत हमले हुए, बहुत संघर्ष हुआ। लोगों ने किस तरह से ये भगवान, अब आज के दिन में जिस तरह से सम्मानीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने, और जो हमारे पर्यटन संस्कृति मंत्रालय का देखभाल कर रहे हैं मंत्री जयवीर सिंह जी, सबने मिलकर के पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारे
सांस्कृतिक स्थल हैं और जो हमारी प्रेरणा पुंज है, हमारे ऊर्जा के केंद्र हैं, इन ऊर्जा के केंद्रों को न सिर्फ तराशा है, न सिर्फ व्यवस्थित किया है, बल्कि श्रद्धा के केंद्र का जो परिसर है वो श्रद्धा करने योग्य कैसे बन सके। अभी हम जहाँ भगवान सोमनाथ मंदिर के अंदर खड़े हैं, आप देखिए कि 400 वर्षों से ज्यादा का यहाँ का इतिहास अभी जो जान पा रहे हैं, बता पा रहे हैं, ऐसे मिल रहे हैं लोगों के सारे जो जैसे मुंडन का काम है। और ये आप इधर राइट हैंड पे दरवाजा है, यहाँ तालाब हुआ करता था और कई सारे रोगों को दूर करने का ये ईश्वर की अनुकंपा से स्थान था। इसका जल जो था, यहाँ से लोग पूजन करते थे, जाते थे, स्नान करते थे, दर्शन करते थे। ये स्थल क्योंकि जीटी रोड के बिल्कुल लगा हुआ ये स्थान है, ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण था। हम बहुत बहुत आभार और विशेष रूप से यहाँ के जो आम जनमानस है, जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, जो भोले बाबा के भक्त हैं, वो बहुत बहुत आभार हमारे केंद्र की, हमारे राज्य की सरकार का और हमारा जो पर्यटन संस्कृति मंत्रालय है, उन्होंने अपने पूरे सर्किट के अंदर हमारे भगवान सोमनाथ मंदिर। केंद्रीय बीजेपी कार्यालय चंदौली यूनियन बैंक के पास से आक्रोश प्रदर्शन करते हुए हिंदू रक्षा समिति के नेतृत्व में सभी संगठनों द्वारा जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए नगर भ्रमण किया गया और जमकर नारे लगाए गए। इस दौरान हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार का विरोध किया गया और कहा गया कि यदि बांग्लादेश पर हो रहे अत्याचार को नहीं रोक पाए तो अब हिंदू संगठन रुकने वाला नहीं है। इसलिए अब सारे हिंदू संगठनों को एकत्र होकर हिंदुओं की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आना चाहिए। इसमें सभी संगठनों द्वारा जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया एवं राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। अध्यक्ष जी, क्या है कार्यक्रम, कैसा प्रदर्शन है? यह कार्यक्रम बांग्लादेश में हो रहे हिंदू अत्याचार के खिलाफ भारत में, पूरे भारत में आज हो रहा है, जिसमें हिंदू रक्षा समिति जनपद चंदौली के तत्वाधान में चंदौली कहां से कहां तक ये प्रदर्शन जारी रहा और आगे क्या कार्यक्रम है? ये यहाँ यूनियन बैंक से होते हुए सभापति त्रिपाठी हॉस्पिटल से होते हैं, फिर उस पार जाके थाने से होते हैं, फिर यूनियन बैंक के यहाँ समापन है। हम लोग राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन देंगे, ज्ञापन के बाद कार्यक्रम की समाप्ति। डॉक्टर साहब, ये कैसा प्रदर्शन था और क्या है इसकी रणनीति? ये प्रदर्शन इसलिए था कि अभी जो सत्ता पलट हुई है बांग्लादेश में, उसके बाद में एक लहर वहाँ चल पड़ी, हिंदुओं को मारो काटो अत्याचार करो, जो 1947 में घटनाएं घट रही थी, इसका वहाँ पे रिपीटिशन है। उसके कारण हजारों की संख्या में हिंदुओं की हत्या हुई है और आज उनके घरों को जलाया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं। तो इस अत्याचार के खिलाफ ये हमारा विचार परिवार और हिंदू रक्षा समिति का यह आह्वान था और इसके माध्यम से हम एक संदेश देना चाहते हैं, पूरे विश्व के सारे हिंदुओं को संदेश देना चाहते हैं कि अगर कहीं पर भी इस तरह का अत्याचार होगा तो भारत का हिंदू उनके साथ खड़ा होगा, जिसमें चंदौली जिला का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। घाघरा नदी खतरे के लाल निशान से ऊपर पहुंची हुई है। घाघरा नदी खतरे के निशान से 31 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। खेतों में बहाव तेज होने के कारण नदी कटान कर रही है। घाघरा नदी की चपेट में आने से सैकड़ों बीघा फसल नष्ट हो गई है। 1.5 दर्जन से अधिक गांव घाघरा नदी की बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। विभिन्न बैराजों से लगातार घाघरा नदी में लाखों क्यूसेस पानी छोड़ा जा रहा है। घाघरा नदी के घटते बढ़ते जलस्तर से जिला प्रशासन हाई अलर्ट हुआ है। घाघरा नदी के जलस्तर में और वृद्धि होने का अनुमान लगाया जा रहा है। की स्थिति जो है अभी स्थिति नियंत्रित है, हालांकि इंक्रीजिंग ट्रेंड था बीच में। हमारे यहाँ पर 2 तहसीलें जो प्रभावित हैं उसमें अभी विशेष तौर पर 3 गांव जो हैं जिनके मार्ग थोड़े अफेक्ट हुए हैं। तो तरबगंज तहसील के ये तीनों गांव हैं और क्योंकि कटान की स्थिति जब रिसीडिंग भी होती है तो कटान की स्थिति बनती है, उस पर भी हम लोगों की पूरी निगाह है और जो हमारा फ्लड डिवीजन है वो निरंतर तटबंधों की भी निगरानी कर रहा है। तो हमारे यहाँ पे जो राहत किट का वितरण है और जो अन्य व्यवस्थापन है तहसील स्तर से जो इंश्योर होने, उन पर भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और एक नियंत्रित स्थिति है, वॉचफुल है और
ट्रेंड जैसा होगा रिवर का उसके अनुरूप हम लोग अपनी अलर्टनेस बनाए रखें। जनपद में जहां अलीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित जेजे नर्सिंग होम एक बार फिर सुर्खियों में छाया हुआ है। बता दें कि उक्त निजी अस्पताल में चिकित्सक द्वारा इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगातार सामने आता रहता है, लेकिन ऊंची पहुंच और उदासीन स्वास्थ्य महकमे के कारण अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। हालांकि हर बार मरीज के तीमारदारों का हंगामा भी सामने आता है। शिकायत भी महकमे के उच्च अधिकारियों तक लिखित रूप से पहुंचती है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता। विदित हो कि देर रात्रि भी चिकित्सक की घोर लापरवाही के कारण एक महिला की मौत हो गई और तीमारदार हंगामा और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस महकमे के अलावा संबंधित विभाग के अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रेंगी। तत्काल आपने मुझे इस संज्ञान में डाला है, मैं इसकी जांच करवा लेता हूँ, देखता हूँ कि इसमें क्या हुआ था और जांच के बाद ही सब चीज़ें सामने निकल के आएंगी। इससे पहले भी जेजे नर्सिंग होम में कुछ साल पहले भी लगता है ऐसी घटना जिसमें कि उनके पर कोर्ट ने भी उनके पर प्लांटें लगाई थी, कुछ उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। नहीं, नर्सिंग होम के जो पूर्व की जो कोई घटना हुई थी जो कोर्ट के साथ बता रहे हैं, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। जो भी जिस भी नर्सिंग होम में कोई भी अगर इस तरह की घटना होती है तो निश्चित रूप से हम उस पर जाँच करवा के जो भी दोषी होता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अपना नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम अर्चना है। अर्चना जी, है क्या मामला हुआ हॉस्पिटल में? मामला ये हुआ कि पेशेंट को बहुत जख्मी में था, लेकिन उसका इलाज नहीं हुआ। डॉक्टर समय क्या बीमारी था, कब लाया गया था? उनको सांस का बीमारी नहीं था, मतलब उनको सांस फूल रहा था, ऐसा उनको महसूस हो रहा था। हम लोग लगा बोल चाल भी रही थी, उनका तबीयत बिल्कुल ठीक था, चल के थी वो आई अस्पताल में। उनको बस ऐसे सांस ले रही थी, उनको कुछ हुआ नहीं था, बाकी सब कुछ नॉर्मल था। कल भी वो ठीक थी। ये कब आप हॉस्पिटल में आई हैं, किस हॉस्पिटल में लेके आई हैं? जेजे नर्सिंग होम अस्पताल का नाम है। हाँ। हम सुबह लेकर आए थे। सुबह कितने बजे? 12 बजे रात। तो क्या उसमें कुछ रिलीफ मिला अभी तक? नहीं, कुछ नहीं मिला। तो अचानक कैसे क्या हो गया? अचानक ये हुआ कि डॉक्टर समय पे आए नहीं, कोई उनको बार बार देखा नहीं। कोई छोटा अगर हम मुझे बीमारी रहेगी सांस वाली ऊपरी घाव होता तो हम इस नर्स को दे देते चेक करने के लिए, ताकि वो प्लास्टर वगैरह कर दे समय समय पे। जब जानते हैं कि सांस की बीमारी है, सांस तो जान वाला होता है, कोई देखने नहीं आता, सांस तो जल्दी कभी भी रुक सकता है, ठीक है। तो डॉक्टर को जब ऐसे पेशेंट हो तो हॉस्पिटल में आके उसका जांच करना चाहिए ना कि पेशेंट की चल रही है कि नहीं चल रही है, सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। नहीं आया कोई। जब हम लोग बोले कि हमको दूसरे अस्पताल में शिफ्ट होना है तो वो लोग नहीं दे रहे थे। जब हम बोले कि मेरे जो सबसे पहले जांच होती है वो रिपोर्ट नहीं दिए, सब देना चाहिए ना। और क्या कह रहे हैं कि रिपोर्ट बनारस में हम लोग दिए हैं। किसका मृत्यु आपको क्या लगता है? आपकी माँ? कब मृत्यु हुआ है? वही शाम को 4 बजे तक। किसकी लापरवाही माना जाए आपके द्वारा, किसकी लापरवाही माना जाए? डॉक्टर की भी, जो उस नर्स को रखे थे उसका भी। इसके आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे? आपको कार्रवाई ये करना है कि जब आज मेरे माँ के साथ हुआ है, वो कल किसी और के साथ, क्योंकि 4 यहाँ पे सुनने में आया है कि यहाँ कितने लोग बोले ऐसे ही लोग तड़फड़ा के लोग चले गए। जो गरीब है थाली पे लादा लाद के लेके चला गया, जिसके घर में जाता है उसको पता चलता है ना। आज हम लोग इसलिए बोल रहे हैं, आज हम लोग गवाही दे रहे हैं, तो हम लोग को इंसाफ चाहिए। अस्पताल का ये मतलब नहीं होता है कि हम बस खोले रहे, हम डॉक्टर हैं, हम बढ़ गए तू ले जा। आपको इंसाफ नहीं मिले तो इसके आगे क्या कार्रवाई करेंगे? हमको यही चाहिए कि हम लोग को खाने पीने के लिए कौन देगा, हमारा देखभाल कौन करेगा, इससे लापरवाही हुआ ही क्यों? हमको इंसाफ चाहिए बस। अपना नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम डॉक्टर भारतभूषण है, मैं आर्मी का रिटायर्ड हूँ सर्विस में। ये हॉस्पिटल में क्या हंगामा है, क्या रीजन है, पूरा मामला बताइए। ये हॉस्पिटल जो है जेजे नर्सिंग होम है, जो कि अलीनगर में है, बेगूसराय में, और इसके प्रबंधन इंचार्ज और डॉक्टर हैं ये डॉक्टर राजीव। आखिर यहाँ क्या ऐसा मामला हुआ है, क्या रीजन है? हमारी रिलेशन में आती है पेशेंट, उनको यहाँ पर 11 बजे के करीब एडमिट किया गया है, और इसके बाद जो है डॉक्टर ने शाम तक रखा और उसके बाद ही पेशेंट एक्सपायर हो गया। क्या दिक्कत था पेशेंट को, क्या दिक्कत था? जब मैंने डॉक्टर से पूछा कि किसी का डायग्नोसिस क्या है, तो डॉक्टर बता रहे हैं कि ये जो है चेस्ट इन्फेक्शन है। चेस्ट इन्फेक्शन है तो डॉक्टर क्या सवाल तो ये उठता है, डॉक्टर क्या कार्डियोलॉजिस्ट हैं? फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।